हेलो प्यारे बच्चे, कैसा हैं सब लोग? एकदम बढ़िया। पढ़ाई शुरू करें। कार्य, ऊर्जा और शक्ति, एनसीईआरटी के संपूर्ण हल। ठीक, हम पहुंच गए हैं सवाल नंबर 26, अभ्यास 26, 6/26। ठीक, सबसे पहले इस सवाल का नंबर लिख देते हैं। थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है और एक से अधिक विधियों से हो सकता है, यानी जो भी फॉर्मूला आप लगाना चाहें अपने तरीके से आप इसे कर सकते हैं। ठीक, किसी रुक्ष आनत तल पर रखा हुआ 1 किलोग्राम द्रव्यमान का टुकड़ा, तो ये कुछ चित्र बना देता हूँ पहले मैं, है ना। चित्र बनाता हूँ पहले मैं, ऐसे देखो चित्र बनेगा पहले, उसके बाद बात समझ में आएगी। फिर कुछ ऐसा मामला है, यूँ रुक्ष आनत तल है ना, और यहाँ पर इसने क्या किया है कि एक स्प्रिंग लगा दिया यहाँ पे, है ना। यहाँ पे क्या किया, एक स्प्रिंग लगा दिया ऐसे। यहाँ पे एक स्प्रिंग है और ये जो है ये कुछ ऐसे स्टैंड बना दिया जिस पे खड़ा हो सके पकड़ के, है ना, ऐसे जिस पे बांध सकें स्प्रिंग को। और यहाँ एक गुटका, लकड़ी का गुटका जिसे कह सकते हैं ना, वो लगा दिया ऐसे। और इसका द्रव्यमान बता रहे हैं, इसका द्रव्यमान है ना, इसको बता दिया, मान लीजिए द्रव्यमान इसका बना दे m, और ये बता दिया m बराबर 1 किलो, ऐसे बना दिया। ठीक, ऐसे। और स्प्रिंग्स के होते हुए जो है एक रस्सी ऐसे बना दी है कि स्प्रिंग बांध दिया यूँ, और इसको इस पर चढ़ा दिया पुली पे ऐसे। और स्प्रिंग का जो K है, जो आप जानते हैं स्प्रिंग का नियतांक होता है बलों के लिए, ये हो गया 100 न्यूटन प्रति मीटर। ठीक, गुटके को स्प्रिंग से बिना खिंची स्थिति में विराम अवस्था से छोड़ा जाता है। गुटके को विराम अवस्था से छोड़ देते हैं बिना खिंची स्थिति में, जब स्प्रिंग खिंचा हुआ नहीं होता। ये देखो ये गुटका बन गया, है ना। और ये जो तुम्हारा रुक्ष धरातल है ना, ये भी बन जाएगा। देखो बना देता हूँ इसको भी, ये बन गया, देखो ये रहा ऐसे, देखो ये बन गया। तो कुल मिला के कुछ ऐसा चित्र है। ठीक, अब वो ये बात आ गई कि जो पहली स्थिति है वो, उसमें कितनी ऊर्जा है, उसके बाद कितना खींच गया अधिकतम। तो देखिए सबसे पहली बात ये आती है कि यहाँ से मान लीजिए, यहाँ मान लें गुटके की स्थिति को हम, तो यहाँ पर जो इसका वेग है पहला, वो u बराबर 0 है, और स्प्रिंग में कोई खिंचाव नहीं है, x बराबर 0 है। ये दो बातें महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि स्प्रिंग ना खिंचा हुआ है और ना दबा हुआ है। स्प्रिंग खिंचा हुआ भी नहीं है, स्प्रिंग दबा हुआ भी नहीं है। इसका मतलब ये जो स्प्रिंग की लंबाई है, ठीक, ये स्प्रिंग की सही लंबाई है, मूल लंबाई है, वास्तविक लंबाई है। ठीक, इसे खींचेगा स्प्रिंग, ठीक, तो उसमें ऊर्जा आएगी। और यहाँ पर जब ये स्प्रिंग खींचा हुआ नहीं है, दबा हुआ नहीं है, तो इसकी चाल जो है वो शून्य है, विराम अवस्था से छोड़ दिया गया है। अब घटना कैसे घटित होगी, सोचने की बात यह है कि मान लीजिए यहाँ से ये चीज़ चलेगी और ये दूसरी बार विराम अवस्था में आएगा। अब यहाँ से जाने के बाद मान लीजिए यहाँ आते आते ये फिर से विराम अवस्था में आ जाता है। मान लीजिए देखो ये रहा, यहाँ फिर विराम अवस्था में आ जाता है ये द्रव्यमान। इस बात को समझना है। और जितनी दूरी ये चलता है यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, इसको क्या मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं x, इसको x मान लेते हैं। शुरू में x का मान कितना है 0, और बाद में स्प्रिंग खींचेगा x। तो जितना देखो, जितना ये गुटका चलेगा इस तरफ, इस झुके हुए तल पे नीचे की तरफ चलेगा, उतना ही ये स्प्रिंग खींचेगा। क्यों? क्योंकि एक ही रस्सी जुड़ी हुई है। अब यहाँ पर इसकी जो अंतिम चाल है वो क्या है, वो भी 0 है, यानी v बराबर भी 0 है। क्यों? अधिकतम खींचने के बाद रुकेगा ज़रूर, क्योंकि स्प्रिंग का बल, स्प्रिंग द्वारा लगाया गया बल जो है वो पीछे की दिशा में है। स्प्रिंग खींचना नहीं चाहता, ठीक, ऊर्जाओं के कारण इसको खींचा गया। दूसरी बात, प्रारंभिक वेग 0 है, और जब गुटका अधिकतम खिंच गया
तब भी वेग शून्य है। इसका मतलब गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जितने भी कार्य हुए हैं उन सभी कार्यों के कारण गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं हुआ। तो यानी सवाल तो बिल्कुल सीधा है, सरल है। हम जानते हैं कि जो कार्य है, कुल कार्य वो कितना है, कुल कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। ये हमारी बेसिक सी बात है। और ये किस पर कह रहा हूँ, ये कह रहा हूँ गुटके पर। जो गुटका है, गुटके गटके, देखो क्या लिख दिया मैंने, गेट के, है ना, मात्रा कहीं कहीं लगा दी है, ठीक कर देते हैं। गुटके के लिए, ये गुटके के लिए मान लिया। गुटके के लिए मानना ही पड़ेगा क्योंकि जो द्रव्यमान है वो गुटके में ही है, उसी में लगेगी गतिज ऊर्जा, उसी की हो रही है। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन तो नहीं है। आप देख रहे हैं कि प्रारंभिक ऊर्जा यहाँ पे गतिज ऊर्जा शून्य है, बाद की भी शून्य है, ऊर्जा में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ऊर्जाएँ कहाँ चली गई, कर जो नुकसान हो गया, कुछ ऊर्जा जो है स्प्रिंग में भर गई, कुछ ऊर्जा घर्षण बल में चली गई, घर्षण बल के विरुद्ध कार्य करने में चली गई, और ले दे के मामला जीरो हो गया। ठीक, तो पहला कार्य किसका लगाओगे, तो कौन कौन से बल लगे हैं, देखो स्प्रिंग का बल लगा है। मान लो स्प्रिंग खींचता है तो स्प्रिंग बल लगाता है, विपरीत दिशा में कार्य होता है। तो स्प्रिंग का कार्य लिख देते हैं सबसे पहला। स्प्रिंग का कार्य क्या होता है, कार्य सबसे पहला किसका, स्प्रिंग का, ये लिख देते हैं। फिर उसके बाद दूसरा कार्य किसका लिखते हैं, दूसरा कार्य लिख देते हैं गुरुत्वीय बल का, गुरुत्वीय बल लिख देते हैं, जो भी होगा। उसके बाद तीसरा कार्य किसका, घर्षण बल का लिख देते हैं, ये घर्षण बल का कार्य हो गया। देखो, और कुल कार्य कितना हो रहा है, गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं, कुल कार्य शून्य हो रहा है। ठीक, यानी ये सीधी सीधी समीकरण जो है तुमने बना ली। तीन कार्य हो रहे हैं, अगर ढूंढ के देखोगे तीन कार्य हो रहे हैं। गुटके पर लगे हुए तीन बल हैं। एक गुरुत्वीय बल है जिसे तुम mg साइन थीटा कहोगे, इस कोण को थीटा बना लो। ये देखो, ये कोण क्या है, ये कोण है थीटा। ठीक, अब ये कोण से देखो, ये झुकाव जो है ये बन गया, मान लो इस त्रिभुज में देख लेंगे, झुकाव जो है पता लग जाएगा हमें। ये थीटा कोण हो गया। थीटा कोण का मान कितना है, थीटा कोण का मान है 37 डिग्री। ठीक, यहाँ एक काम करना, अगर तुम्हें साइन 37 की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, अगर तुम्हें साइन 37 डिग्री की ज़रूरत पड़ेगी तो 3/5 लगा लेना। ठीक, अगर तुम्हें कॉस 37 की ज़रूरत पड़ेगी तो क्या लगाओगे, बताओ बताओ बताओ, तो 4/5 लगा लेना। जाने माने मान होते हैं ये 37 के, 3/5 4/5, याद रख लेना चाहिए इनको। खैर, बात सीधी हो गई, बात धीरे धीरे आगे बढ़ रही है कि तीन कार्य होंगे क्योंकि गुटके पर लगे बल तीन है। स्प्रिंग का बल पीछे की तरफ है, घर्षण का बल पीछे की तरफ है, और गुरुत्वीय बल नीचे की तरफ है। तो देखा जाए तो स्प्रिंग का बल पीछे की तरफ है, विपरीत दिशा में है, यानी जो भी कार्य होगा गति की दिशा के विपरीत, क्योंकि स्प्रिंग पीछे को खींचेगा तो वो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखें माइनस का हो जाएगा -12 kx²। क्यों, क्योंकि जो पहली स्थिति है वो क्या है, x बराबर 0 पर है, उसके बाद और कितना खिंच गया, x खिंच गया, तो ये हो जाएगा -12 kx²। ठीक, 0 से लेके x तक ये कार्य स्प्रिंग को खींचने में करना पड़ेगा। तो ये स्प्रिंग द्वारा किया गया कार्य है माइनस में, स्प्रिंग द्वारा किया गया कार्य माइनस में। अभी देखते हैं गुटके पर किया है ये कार्य। ठीक, स्प्रिंग ने कार्य गुटके पर किया है, बिल्कुल गुटके पर किया होगा, सीधी सी बात यह है, क्योंकि गुटके में विस्थापन किधर को है, गुटके में विस्थापन आगे को है और स्प्रिंग का बल पीछे को है, तो गुटके पर हो गया ये स्प्रिंग का कार्य अगर देखें तो। इसके बाद घर्षण बल, घर्षण बल कैसा होता है, यहाँ देखें घर्षण बल को लगा लें तो घर्षण बल कितना है, घर्षण बल का कार्य यहीं पे लिखते हैं, पहले यहीं पे लिख देते हैं। देखो घर्षण बल कितना होता है, ये होता है -F के गतिज घर्षण, है ना, और कितनी दूरी चली, तिरछे पृष्ठ पे कितनी दूरी चली है, कितना विस्थापन है, x, ये x हो गया, देखो ये भी x हो गया, ये लो कुल 0 है। अब आया गुरुत्वीय बल का कार्य। अब गुरुत्वीय बल का कार्य भी हो जाएगा, कितना बल लगता है बताओ बताओ इधर कितना बल लगता है,
ये बल कितना होता है, ये बल, ये बताओ कितना होता है, ये बल होता है, ये होता है mg साइन थीटा, mg साइन थीटा। और mg cos थीटा किधर को होता है, तो तुम्हें पता है, रटी रटाई बात है, इधर को होता है mg cos थीटा, और इसके बदले में क्या होती है, एक प्रतिक्रिया हो जाती है n। यह प्रतिक्रिया घर्षण बल में काम आ जाती है। ठीक, इस प्रतिक्रिया से क्या बन जाता है, घर्षण बल बन जाता है F के, ये बनता है म्यू n। देखो ये घर्षण बल बन जाता है, गतिज घर्षण बल। ठीक, और n का मान क्या हो जाता है, mg cos थीटा। तो कुल मिला के गुरुत्वीय बल का कार्य कितना हो गया, mg साइन थीटा x। एक ही दिशा में है दोनों, mg साइन थीटा भी नीचे की तरफ आ रहा है, x भी, विस्थापन भी नीचे की तरफ है। तो ये हो गया mg साइन थीटा x, ये हो गया। तो ये तुम्हारी समीकरण होगी। देखो अब इसमें मुझे दिख रहा है साफ साफ कि x जो है हर जगह है, इसमें भी x है, 2 बार है x, इसमें भी x है, 1 बार है, इसमें भी x है, 1 बार है। तो क्या करते हैं, एक x को कॉमन लेके 0 की तरफ पहुंचा देते हैं और ख़त्म कर देते हैं, उसको हटा देते हैं उसको। तो कितना हो गया देखो, -1/2 के x प्लस mg साइन थीटा माइनस एफ के यानी घर्षण बल है ना। और x गया हट। अब यहाँ से x का कुछ मान तुम्हें बताया है और घर्षण गुणांक को पूछा गया है। x का मान बताया हुआ है, घर्षण गुणांक को पूछा गया है, साइन थीटा बीटा सब बताए गए। तो पहले इस एफ के का मान लिख लो। एफ के का मान ये रहा, देखो ये एफ के का मान है म्यू एन। म्यू एन या म्यू के एन जो भी लिखो, घर्षण गुणांक को जो भी लिखना चाहो, -1/2 के एक्स प्लस mg साइन थीटा माइनस म्यू एन, ये आ गया। ठीक, n का जो मान है वो कितना है, कितना होता है n, जरा n पता कर लें यहाँ से, n देख लें कितना होता है। n होगा यहाँ इस अवस्था में mg cos थीटा। देखो ये mg cos थीटा नीचे को लंबवत क्रिया और इसकी प्रतिक्रिया n हो गई, क्योंकि इस दिशा में गति नहीं है, इस तल के लंबवत दिशा में गति नहीं है, तो बल संतुलन में है। क्रिया प्रतिक्रिया क्या बोलते हैं इसको, अभिलंब प्रतिक्रिया। चलिए बात सीधी हो गई है, धीरे धीरे हम पहुंच गए हैं म्यू तक। तो म्यू कितना हो रहा है जरा देखें, देखो म्यू कितना हो रहा है, mg साइन थीटा माइनस 1/2 के एक्स बटे n, ये हो रहा है म्यू का मान। ये देखो ये म्यू का मान आ रहा है, घर्षण गुणांक ये आ रहा है, और ये आ रहा है तुम्हारा उत्तर, ये तुम्हारा उत्तर है, घर्षण गुणांक मांग रहा है। ठीक, अब मैं वैल्यू डाल देता हूँ 10 सेंटीमीटर, जो x जो है x का मान है 0.1 मीटर। ये देखो x का मान है, ये मिल गया, स्प्रिंग का बल नियतांक सब मिल गया। इसमें वैल्यू डाल देता हूँ, म्यू का मान निकाल के देता हूँ तुम्हें, देखो कैसे निकलता है म्यू का मान। mg साइन थीटा, m कितना है 1, ठीक, g को मान लेता हूँ 9.8, साइन थीटा का मान 3/5। तो ये कितना हो गया, ये हो गया mg साइन थीटा माइनस के एक्स 1/2 माइनस 1/2, के कितना है 100 और x कितना है 0.1। देखो ये हो गया 1/2 के x का मान हो गया n mg cos थीटा। ठीक, तो ये mg कितना हो गया 9.8 हो गया, mg 1 किलो का है, cos थीटा हो गया 4/5। ठीक, ये कुछ इस तरीके का मामला है, हल कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, इसे हल कर देंगे। म्यू बराबर कितना आ रहा है, देखो ये दशमलव इससे हट जाएगी, ये 5 हो जाएगा 5। ठीक, ये 9.8 गुना 3, 9.8 गुना 3 माइनस 25, ये देखो 5 और ये 5 पंजे पंजे 25, और नीचे
इसके 5 होगा, इसके नीचे भी 5 है, वो हट जाएगा, तो आ गया 9.8 गुना 4, ये आ रहा है देखो। ठीक, अब इसे हल करके लिख लो, कितना आएगा देखो, बताओ कितना आएगा, अनुमान लेके लिख देते हैं कितना आएगा बताओ। ये कितना होता है, 10 या 30 यानी 29 हो जाएगा, 29 में देखिए 4 हो जाएगा, ये फिर वही 36 हो जाएगा, 4/36 1/9 के आसपास, 0.1 के आसपास आ रहा है 626 का उत्तर। जरा देख के बता देते हैं क्या मामला है। 0.125, तो म्यू का मान आ गया 0.125, ये रहा, ये आ गया। घर्षण गुणांक का कोई मात्रक नहीं होता, घर्षण गुणांक का कोई मात्रक नहीं होता, वह बलों के अनुपात का एक अंक होता है, बलों के अनुपात का एक अंक होता है घर्षण गुणांक। ठीक, चलिए हो गया, और समझ में भी आ गया होगा, कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है मामला। चलते हैं अगले सवाल को कर लेते हैं एक बार, है ना, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छः 27 627 क्या होता है सवाल में, जरा देखें एक बार क्या पढ़ना है। 0.3 किलोग्राम का कोई बेल्ट 7 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से नीचे आ रही किसी लिफ्ट की छत से गिरता है। बोल्ट जो है, एक बोल्ट कह सकते हैं भाई, डिबली काबले की डिबली नहीं होती, बोल्ट। ठीक, यह लिफ्ट के फर्श से टकराता है। लिफ्ट की लंबाई 3 मीटर है और वापस नहीं लौटता, टकराकर वापस नहीं लौटता, यानी लिफ्ट के फर्श से टकराता है, तो इसका मतलब ये होता है कि चाल या तो बराबर है दोनों की, फर्श पे टिक गया, और अगर या फिर टक्कर के बाद उसको वापस चाल प्राप्त नहीं हुई, दो बातें होती हैं इसमें। टक्कर द्वारा कितनी ऊष्मा उत्पन्न हुई, यदि लिफ्ट स्थिर हो तो क्या आपका उत्तर इससे भिन्न होगा। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, मान लीजिए लिफ्ट है, समझ लें एक बार थोड़ा सा मामले को, और यह लिफ्ट एक समान चाल से, लिफ्ट की जो चाल है उसको मान लेते हैं v, और ये है 7 मीटर प्रति सेकंड, एक समान चाल से नीचे आ रही है, और लिफ्ट की जो ऊंचाई है यहाँ पर देखें ऐसे, ये है h, और h का जो मान है वो है 3 मीटर, 3 मीटर की यह ऊंचाई है, और बोल्ट जो है इसकी छत से गिरता है, ये है बोल्ट, और यहाँ टकरा जाता है यहाँ पे, और टकराने के बाद वापस नहीं लौटता, टकराने के बाद वापस नहीं लौटता, यानी जो भी चाल बोल्ट में आती है, जो भी चाल यहाँ तक आते आते बोल्ट में आती है, ये हो गई मान लो u, ऐसे मान लेते हैं बोल्ट, क्या किसे मान लें, इसे मान लेते हैं बोल्ट के लिए, ये बोल्ट यहाँ u से टकराता है और ये चल रही है v से। ठीक, टक्कर द्वारा कितनी ऊष्मा उत्पन्न हुई, और यदि ठीक है ये कोई मसला नहीं है। देखिए सबसे पहली बात ये आती है कि जब बोल्ट यहाँ से छूटेगा तो बोल्ट में ये चाल रहेगी 7,
और जब बोल्ट टकराएगा तब भी बोल्ट में ये चाल रहेगी। इसका मतलब क्योंकि लिफ्ट चल रही है 7 मीटर पर सेकंड से, तो लिफ्ट की चाल बोल्ट में रहती है। तो लिफ्ट के सापेक्ष हम गति अगर बोल्ट की देखें तो ये चाल कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ और लिफ्ट में कोई त्वरण नहीं है। तो कुल मिला के अगर देखें सीधे सीधे हम ये कह देंगे भाई लिफ्ट को रोक लो, लिफ्ट को रोक लो, क्योंकि ये भी कहा है कि अगर लिफ्ट रुकी हुई है तो क्या होगा, तो लिफ्ट को रोक लो, कोई दिक्कत नहीं है, और इसे यहाँ टकरा दो और जितनी ऊर्जा है सारी की सारी ऊष्मा में बदल जाएगी। तो कुल मिला के बोल्ट की स्थितिज ऊर्जा, बोल्ट की स्थितिज ऊर्जा बराबर ऊष्मा, बस और कुछ नहीं करना, क्योंकि जितनी भी स्थितिज ऊर्जा प्राप्त होगी यहाँ से लेके यहाँ तक वो सारी टक्कर के बाद ऊष्मा में बदल जाएगी, क्योंकि बोल्ट यहाँ पर आकर रुक गया, विराम अवस्था में आ गया बोल्ट। रही बात अब लिफ्ट की, अगर हम लिफ्ट के वेग को इसमें सम्मिलित कर दें तो लिफ्ट में वेग तब भी 7 है जब ये छोटा था छत से, और जब टकराया तब भी 7 है। तो 7 मीटर प्रति सेकंड में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 7 मीटर प्रति सेकंड चाल बोल्ट में रही, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जो भी चाल या वेग गुरुत्वीय त्वरण के होने से इसमें बढ़ता रहा वह खत्म हो गया टकराने के बाद। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से हम देखें या ऊर्जा घटने के नियम से देखें या कार्य ऊर्जा के प्रमेय से देखें तो कुल मिला के जो भी स्थितिज ऊर्जा इस ऊंचाई में इसकी कम होगी वह किस में बदल जाएगी, ऊष्मा में बदल जाएगी। ठीक, अब ऊर्जा संरक्षण लगाएंगे तो क्यों लगाएंगे ऊर्जा संरक्षण, क्योंकि ऊर्जा नष्ट हो चुकी है तो ऊर्जा संरक्षण तो हुआ नहीं है। तो कार्य लगा देंगे तो कार्य से हो जाएगा, जो कार्य हुआ वो गतिज ऊर्जा में नहीं बदला बल्कि ऊष्मा में बदल गया, ये भी कह सकते हैं। अब ये कह दिया मैंने कि स्थितिज ऊर्जा किस में बदल गई, ऊष्मा में। तो कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी, सिंपल हो गया mgh, बस यही होगी ऊष्मा, ये ऊष्मा हो जाएगी। फिर टकराने के बाद रुक गया। तो कितना मास, कितना द्रव्यमान कितना है इस बोल्ट का, 0.3, जी को लगा दिया 9.8, एच को लगा दिया 3 मीटर, बस ये उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा जूल। और इसे क्या बना देंगे, ऊष्मा। ठीक, अब यहाँ लिफ्ट रुकी रहे चाहे चलती रहे, इससे इस उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जो स्थितिज ऊर्जा है इसमें जो परिवर्तन है वो mg के कारण है, लिफ्ट के कारण नहीं। लिफ्ट में कोई त्वरण होता तो हम सोचते, अगर लिफ्ट में कोई त्वरण होता तो हम सोचते, लिफ्ट में त्वरण नहीं है, उसका वेग समान है। ठीक, तो ये ऊर्जा में ये बढ़ोतरी हो जानी चाहिए थी, ये ऊर्जा बढ़ जानी चाहिए थी, क्योंकि लिफ्ट का वेग तो समान है, लिफ्ट तो कोई ऊर्जा बढ़ाती नहीं है। लिफ्ट के हिसाब से जितनी ऊर्जा यहाँ पर है बोल्ट में उतनी यहाँ पर भी है, गतिज ऊर्जा है। तो लिफ्ट की गति के कारण बोल्ट में कोई ऊर्जा की वृद्धि या कोई ऊर्जा की कमी नहीं हुई। नीचे गिरने के कारण कितना गिरा, वो कितना है, 3 मीटर। लिफ्ट के सापेक्ष विस्थापन कितना है, 3 मीटर। तो उस 3 मीटर की वजह से परिवर्तन हुआ, ऊष्मा में ये बदल गया। ठीक, अब ये उत्तर जो है आपका कितना आ रहा है जरा देखें इसको, ये हो गया 0.9 गुना 9.8, गुना कर लें इसको तो 9 8 72, 9 9 81 और 7 88, ये हो गया 8.82 जूल। ठीक, 627 है ना, उसका उत्तर मिला के देखते हैं। दोनों प्रकरणों के लिए 8.82 जूल, यानी चाहे लिफ्ट एक समान वेग से चल रही हो चाहे वो खड़ी हो रुकी हुई हो, यही होगा, क्योंकि ऊर्जा में परिवर्तन यही है। टक्कर में ये नष्ट हो गया, ये ऊर्जा नष्ट हो गई, ऊष्मा में बदल गई। ठीक, अब आया 27 नंबर।
27 नंबर हो चुका, 27 मैंने बोल दिया आपको, 27 हो चुका। अब चलते हैं 28 नंबर पे, 628, ये आ गया 628, 28, क्वेश्चन नंबर 28। चलिए 28 को पढ़ते हैं। 200 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई ट्रॉली किसी घर्षण रहित पथ पर 36 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से गतिमान है। तो किसी घर्षण रहित तल पर मान लीजिए कोई ट्रॉली चल रही है ऐसे, ये क्या है, ये मान लेते हैं कि भाई ये जो है ये घर्षण रहित तल है, ये कोई सड़क है, कुछ भी मान लेते हैं, घर्षण रहित तल, ये हो गया, ठीक। और इस पर कोई ट्रॉली चल रही है, ये जो है ट्रॉली चल रही है, देखो ये ट्रॉली हो गई, और इसकी जो चाल है आगे की तरफ उसे मान लेते हैं u, ये हो जाएगी 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये बन जाएगी 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक। ये हो गई ट्रॉली। ट्रॉली का द्रव्यमान है बड़ा M मान लेते हैं, बड़ा M जो है वो है 200 किलो, और ये है ट्रॉली का द्रव्यमान, ये भी देखो लिख दिया मैंने, ट्रॉली का द्रव्यमान हो गया, ठीक। 20 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई बच्चा ट्रॉली के एक सिरे से दूसरे सिरे तक 10 मीटर ट्रॉली के सापेक्ष 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति की विपरीत दिशा में दौड़ता है। अब मान लीजिए कोई बच्चा है ट्रॉली के अंदर, यहाँ कोई बच्चा है ऐसे, ये, और ये ट्रॉली की विपरीत दिशा में दौड़ता है ऐसे, यहाँ आ जाता है इस जगह पे, और ये जो बच्चा चलता है ट्रॉली के अंदर चलता है, ये बच्चा चलेगा, ये दिशा मान लेते हैं S, और ये S जो है ये है 10 मीटर, 10 मीटर जो है 10 मीटर दूर तक ट्रॉली के अंदर ये बच्चा चलता है, विपरीत दिशा में चलता है। और जो बच्चा चल रहा है इसको मान लेते हैं V, ये है 4 मीटर प्रति सेकंड, यानी जैसे मान लीजिए कोई ट्रॉली जा रही हो और उस पर 10 मीटर लंबी ट्रॉली हो, उधर से कोई बच्चा भागे विपरीत दिशा में और इस तरफ आ जाए 10 मीटर, कुछ ऐसा मामला है। सवाल को पहले समझ लो ठीक से, मतलब कहीं ऐसा ना हो कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, प्रायोगिक सवाल जो होता है उसके जैसा सवाल है ये। मान लीजिए कोई बस जा रही है, बस की छत पे हम पीछे की दिशा में दौड़ते हैं, या कोई ट्रेन जा रही है, ट्रेन पे हम पीछे की दिशा में दौड़ते हैं, तो आगे जो ट्रॉली चल रही है वो 10 मीटर पर सेकंड से है, बच्चा पीछे की दिशा में ट्रॉली के ऊपर 4 मीटर पर सेकंड से भागता है और 10 मीटर चलता है, ये मामला है। और ट्रॉली से बाहर कूद जाता है, और ये बच्चा जो है ट्रॉली से बाहर कूद जाता है, बच्चा कूद जाता है ट्रॉली से बाहर ऐसे। यहाँ से जो बच्चा है इस ट्रॉली से अलग हुआ, ट्रॉली के सापेक्ष ये 4 मीटर पर सेकंड से ही अलग होता है, यानी बच्चे का जो वेग है वो कितना, 4 मीटर प्रति सेकंड से बच्चा पीछे की तरफ कूद जाता है। ऐसे, ठीक। ट्रॉली की अंतिम चाल क्या है, यानी जब बच्चा ट्रॉली से कूद गया तो ट्रॉली की अंतिम चाल क्या है। अब देखिए यहाँ पे अगर तुम संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार करोगे तो ये आसान हो जाएगा। अब यहाँ देखना पड़ेगा कि जो बच्चा है इसका द्रव्यमान 20 किलो है और ट्रॉली का द्रव्यमान 200 किलो है। अब इसके बाद बच्चे के दौड़ना आरंभ करने के समय से ट्रॉली कितनी दूरी तय करेगी। बच्चे के दौड़ना आरंभ करने के समय से ट्रॉली कितनी दूरी तय करेगी, यानी जब बच्चा शुरू किया था बच्चे ने यहाँ से दौड़ना, तो ट्रॉली कितनी दूरी तय करेगी जब बच्चा इसमें से कूद गया, ठीक, ये बात है, ठीक है। अब देखिए अगर बात करें कि बच्चा ट्रॉली पर दौड़ रहा है, 10 मीटर बच्चा दौड़ा, ठीक, तो कुल कितने समय में बच्चा ट्रॉली को पार करेगा, ठीक। तो समय t बराबर 10/4, क्योंकि 4 मीटर पर सेकंड से बच्चा भाग रहा है ट्रॉली के ऊपर और 10 मीटर इसको चलना है, तो ये हो गया 2.5 मीटर, 2.5 सेकंड है ना, सेकंड का समय है। 2.5 सेकंड में बच्चा ट्रॉली के से पीछे कूद जाएगा, तो ये आ गया 2.5 सेकंड। बच्चे के ट्रॉली को पार करने का समय है ये, बच्चे के ट्रॉली को पार करने का समय।
अब समय t में, इसी समय में क्या पूछ रहा है, समय t में ट्रॉली द्वारा तय की गई दूरी ठीक, ये मान लेते हैं s ट्रॉली। ठीक, ये क्या हो गया, ये हो गया ट्रॉली की चाल, ट्रॉली की चाल किस, कौन सी चाल, ट्रॉली की चाल जब बनेगी, ट्रॉली की चाल और समय, समय कितना है t। जैसे ही बच्चे ने पीछे की तरफ दौड़ना शुरू किया तो क्या उसकी चाल 10 मीटर प्रति सेकंड बनी रहेगी। ठीक है, अब ये देखेंगे अब संवेग संरक्षण से हम ट्रॉली की चाल पता करते हैं कितनी है, क्योंकि जब 10 मीटर प्रति सेकंड से दोनों आगे की तरफ चल रहे हैं, पहला संवेग बच्चा मान लीजिए यहाँ पे खड़ा हुआ है, ट्रॉली आगे को चल रही है, तो कुल संवेग कितना है बच्चे के दौड़ने से पहले का संवेग। मान लीजिए कि बच्चा यहाँ खड़ा हुआ है और दोनों चल रहे हैं 10 से, तो पहले का संवेग है, कुल द्रव्यमान है 200 और बच्चे का है 20 और चल रहे हैं 10 से। अगर देखें पृथ्वी के किसी बिंदु के सापेक्ष देखें, यहाँ पे प्रेषक को रखें, क्योंकि हम जब संवेग संरक्षण का सिद्धांत लगाते हैं तो किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष लगाते हैं, ट्रॉली में बैठ के नहीं लगाते, चलती हुई चीज़ों में नहीं लगाते हैं। तो हमने क्या मान लिया कि हम यहाँ इस धरातल पर, इस तल पर खड़े हैं और यहाँ हम इस पर संवेग लगा रहे हैं। तो पहले क्या हो रहा है कि बच्चा ट्रॉली में खड़ा है, भागा नहीं है अभी तक, और आगे की तरफ दोनों 10 से जा रहे हैं। ठीक, अब होगा क्या, जैसे ही ट्रॉली आगे की तरफ चलेगी बच्चा पीछे की तरफ भागेगा, तो बच्चे का वेग ट्रॉली पर 4 पीछे को है, लेकिन ज़मीन के या तल के रेस्पेक्ट में बच्चे का वेग कितना है पीछे को। तो ये मान लेते हैं कि टक्कर के या मतलब भागने के बाद ट्रॉली का वेग कितना हो गया, ये हो गया v ट्रॉली, v ट्रॉली, ये मान लिया, देखो आगे की तरफ, ये आगे की तरफ हो जाएगा। और बच्चे का कितना बनेगा आगे की तरफ, v ट्रॉली माइनस 4 बनेगा, क्योंकि ट्रॉली मान लीजिए बढ़ गया वेग और 4 बच्चा पीछे भाग रहा है, तो आगे की तरफ ही बनेगा बच्चे का वेग भी, क्योंकि 4 जो है 10 से कम है। तो ट्रॉली का कितना बन गया आगे की तरफ, ट्रॉली का द्रव्यमान है 200, ये बन गया v ट्रॉली, ये आगे की तरफ बन गया, और बच्चे का 20 है और ये बनेगा v ट्रॉली माइनस 4। देखो इस समीकरण को समझना अनिवार्य है। जब बच्चा ट्रॉली पर खड़ा था तो कुल द्रव्यमान कितना था, 200 ट्रॉली का, 20 बच्चे का, और 10 से दोनों जा रहे थे। अब मान लीजिए जब बच्चे ने पीछे की तरफ भागना शुरू कर दिया तो बच्चा भाग रहा है ट्रॉली के ऊपर 4 से, तो ट्रॉली आगे की तरफ चलना शुरू हो गई 20 से, मैंने लिख दिया इसको v ट्रॉली। तो v ट्रॉली आगे की तरफ जा रही है 20 से ट्रॉली, और बच्चा उस पर भाग रहा है पीछे 4 से, तो बच्चे का वेग कितना हो गया पृथ्वी तल के किसी बिंदु के सापेक्ष देखें अगर हम उसको, तो कितना हो गया, तो v माइनस 4 हो जाएगा आगे को। मान लो ट्रॉली जा रही है आगे को 15 से, बच्चा आ रहा है पीछे 4 से, तो कितना हो जाएगा आगे को बच्चे का, 11 हो जाएगा। तो नहीं, बच्चे का हो गया v ट्रॉली माइनस 4 आगे को, और ट्रॉली का हो गया v ट्रॉली आगे की दिशा में, और ये पहले हो गया आगे की दिशा में। तो कुल मिला के ये संवेग जो है हमने आगे की दिशा में संरक्षित करके लगा दिया। अब यहाँ से हल कर लेंगे, देखो इसको, ये हो गया 220 गुना 10, और ट्रॉली देखो कितनी हो रही है, ये हो रही कितनी हो रही है ट्रॉली बताओ, 220 v ट्रॉली और ये हो रहा है 80, इसे इधर ला के जोड़ो, ये हो गया 300, नहीं 220 80 इधर ला के इसमें कैसे जोड़ देंगे, अभी रुको 1 मिनट, 220 है ना, ये तो 2200 हो जाएगा ना, 2200 और 80 है ना, ये हो जाएगा 2280, जोड़ देंगे 2200 में 80 को, और ये हो जाएगा 220 v ट्रॉली। तो v ट्रॉली आ गया देखो 2280 बटे 220। अब ये मान कितना आ रहा है, इसको ज़रा देखें, अगर ये कितना आ रहा है बिल्कुल सही से ही निकालें तो आप देख रहे होंगे कि ट्रॉली का वेग आगे की तरफ बढ़ गया, ट्रॉली का वेग आगे की तरफ बढ़ गया, 10 से ज़्यादा हो गया,
तो मैं इसे निकाल लेता हूँ कितना आया ये। मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करता हूँ। बाईस 180/220 है ना। ये आ गया 10.363636 10.36 10.36 मीटर प्रति सेकंड। ये ट्रॉली का आ गया आगे की तरफ, ट्रॉली का वेग आगे की तरफ बढ़ गया। बच्चे ने प्रतिक्रिया की, बच्चा पीछे की तरफ भागा तो ट्रॉली का बढ़ गया। अब इसमें यहाँ कितनी दूर ट्रॉली चलेगी, क्योंकि बच्चे को ट्रॉली से कूदने में कितना समय लगेगा, 2.5 सेकंड। और ट्रॉली का वेग कितना चल रहा है, जैसे ही बच्चे ने भागना शुरू किया 10.36, तो कितनी दूर जाएगी ट्रॉली। तो हो गया 10.36 गुना 2.5। अब ये आ गया, देखो अब कर देंगे इसको गुना। देखो यहाँ पे 25 की 150, 25 या 75 और 15 90, 9 25 250, 9 2 5 9, ये आ गया। तो ये आ गया तुम्हारा 25.90 मीटर आ गया। ये थोड़ा सा ना, ये आ गया देखो 25.90 मीटर। ये ट्रॉली चलेगी, इतनी आगे बढ़ जाएगी ट्रॉली 10 सेकंड में जब बच्चा कूदेगा। अब उत्तर मिलाकर देखते हैं एक बार। ये है प्रश्न नंबर 28 ना, 28 का उत्तर देखते हैं। हाँ, 25.9 मीटर ट्रॉली आगे चलेगी और 10.36 से ट्रॉली आगे की तरफ बढ़ रही होगी, बच्चा 4 से पीछे भाग रहा होगा। तो सामयिक संरक्षण करने का ये तरीका जो है, इसे पक्का करें और इस वीडियो को पीछे हटा के देख लें, पीछे हटा के देखें, समझे कैसे हुआ ये चीज़ कैसे लगी है, इसको देखें ज़रा। आगे की दिशा में सामयिक मैंने कैसे लगा दिया, है, इसको दोबारा देखें, इसको पक्का करें यहाँ पे, ठीक। अब आ गया हमारा प्रश्न नंबर 29, 30 और बस 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं इसमें, है ना। कर देते हैं इसको भी। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 29, 29। क्या कह रहा है, नीचे दिए गए चित्र में दिए गए स्थिर ऊर्जा के वक्रों में से कौन सा वक्र संभवतः 2 बिलियर्ड गेंदों के प्रत्यास्थ संघर्ष का वर्णन नहीं करेगा, जहाँ आर गेंदों के केंद्र के मध्य की दूरी है और प्रत्येक गेंद का अर्ध व्यास आर है। यानी 2 गेंद है, मान लीजिए 2 बिलियार्ड गेंद हैं, ऐसे देखो बना रहा हूँ मैं 2 बिलियार्ड गेंद। ये केंद्र को मिलाने वाली रेखा है और यहाँ दूसरी यहाँ बना देता हूँ, बराबर 2 गेंद बना दी मैंने ऐसे, ये दोनों के केंद्र हैं ऐसे, ठीक, ऐसे, ठीक। तो सबसे बड़ी बात यह हो जाएगी कि अगर मान लीजिए मैं इनके केंद्रों के बीच की दूरी r मान लूँ, केंद्रों के बीच की दूरी r मान ली मैंने, तो स्थितिज ऊर्जा का फलन जो है, स्थितिज ऊर्जा को मान लो u मान लूँ या v मान लूँ, जो भी मान लूँ, स्थितिज ऊर्जा का फलन r पर निर्भर करेगा। एक बात ये हो जाएगी, ठीक, तभी ये टक्कर प्रत्यास्थ हो पाएगी, क्योंकि तभी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा मिलकर संरक्षित हो पाएंगी, ठीक। टक्कर के दौरान गतिज ऊर्जा यहाँ पे जो है संरक्षित नहीं होती, वो बाद में जाकर संरक्षित होती है, यहाँ कुल ऊर्जा संरक्षित होती है। जब तक स्थिर ऊर्जा का फलन नहीं होगा परिभाषित, तब तक ये टक्कर प्रत्यास्थ नहीं होगी, ठीक। अब मान लीजिए ये दोनों गेंद एक दूसरे की तरफ टकरा रही है, एक इधर से और एक इधर से, ठीक। तो इसका मतलब ये होगा कि इनके केंद्र जो है वो मिल नहीं सकते, आकार के कारण
ये केंद्र मिल नहीं सकते, एक बिंदु पर नहीं आ सकते, इन दोनों के बीच में दूरी बनी रहेगी। तो स्थिर ऊर्जा का यह फलन, ये जो दूरी है ये वाली दोनों की, एक त्रिज्या के बराबर है ये भी, और ये भी त्रिज्या के बराबर है। ठीक, तो स्थिर ऊर्जा के इस फलन में r का मान 2r से, यानी यहाँ पे जो r का मान होगा वो क्या होगा, 2r से छोटा होगा। ठीक, और 0 तक नहीं जाएगा, 0 से बड़ा होगा, यानी r का मान जो होगा वो 0 से बड़ा होगा। 0 नहीं हो सकता, सीधी सी बात। फलन, अब ये बात आती है कि जैसे जैसे ये पास आएंगी स्थितिज ऊर्जा घटनी चाहिए कि बढ़नी चाहिए, ये भी बात सही है, ये भी देखनी पड़ेगी हमें। जैसे जैसे पास आएंगे तो स्थितिज ऊर्जा घटनी चाहिए कि बढ़नी चाहिए। ठीक, अब ये बात है, स्थितिज ऊर्जा का ग्राफ घटेगी, अगर स्थितिज ऊर्जा घटती है तो गतिज ऊर्जा बढ़ती है, अगर ऊर्जा संरक्षित है। अगर स्थितिज ऊर्जा घटती है तो गतिज ऊर्जा बढ़ती है। लेकिन जब टक्कर हो रही है तब, टक्कर हो रही है तब गतिज ऊर्जा घट रही है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ रही है, पक्की बात है। और जब टक्कर होकर निपट रही है, दोनों गेंदें अलग हो रही हैं, तब स्थितिज ऊर्जा घट रही है, गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, क्योंकि गतिज ऊर्जा वापस प्राप्त होगी। तो टक्कर जब हो रही है, दोनों गेंदें पास 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 आ रही हैं, तो गतिज ऊर्जा घट रही है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ रही है, यानी स्थितिज ऊर्जा बढ़ रही है। पहले स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, बाद में स्थितिज ऊर्जा घटेगी। ठीक, तो कुल मिला के इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम ग्राफ पर विचार करते हैं। ठीक, पहला ग्राफ है स्थितिज ऊर्जा नियत रहती है 2r तक, नहीं। दूसरा ग्राफ है स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है 2r तक, नहीं। तीसरा ग्राफ है स्थितिज ऊर्जा पहले बढ़ती है फिर घट जाती है, ये हो सकता है। तीसरे नंबर का ग्राफ है जिसमें स्थितिज ऊर्जा पहले बढ़ती है फिर घटती है। ठीक, इसके बाद चौथे नंबर का ग्राफ है 2r तक ऊर्जा पहले बढ़ती है फिर घटती है, उसके बाद 2r के बाद तो स्थितिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि चौथे नंबर का ग्राफ गलत बता रहा है, वो तो आगे भी बढ़ रहा है। उसके बाद स्थितिज ऊर्जा 2r तक घटती रहती है, पहले स्थितिज ऊर्जा घटती है फिर उसके बाद 2r के बाद नियत बनी रहती है। नहीं, एक ग्राफ जो है इसमें संभवतः ग्राफ जो है चौथे नंबर का देखते हैं, बाकी 29 नंबर में एक तीसरे नंबर का ग्राफ जो है मुझे लग रहा है। V को छोड़कर 5 नंबर को छोड़कर सभी असंभव हैं। 5 नंबर का जो ग्राफ है वो है स्थितिज ऊर्जा 2r तक घट रही है, स्थितिज ऊर्जा 2r तक घट रही है। अब ये जो 2r है पूरा, यहाँ तक स्थितिज ऊर्जा घट रही है, यानी शुरू में स्थितिज ऊर्जा मध्य बिलियार्ड गेंदों के प्रत्यास्थ संकट का वर्णन नहीं करेगा। कौन सा ग्राफ नहीं करेगा? अब नहीं करेगा से मतलब 5 ग्राफ वर्णन नहीं करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और छठा। ठीक, 5वां गया, जो करेगा उसको देख लेते हैं पहले। थोड़ा अजीब सा प्रश्न है, ग्राफ जो है बना के दिए हैं, ये है 5वां ग्राफ, ऐसे, ये स्थितिज ऊर्जा, ये है 2r। इसको जरा समझना पड़ेगा पहले, ये स्थितिज ऊर्जा को u माना हमने तो u दे देते हैं, ऐसे देखो 2r तक स्थितिज ऊर्जा घट रही है, दोनों के बीच की दूरी जो है जब कम हो रही है टक्कर में, स्थितिज ऊर्जा घटती जा रही है। तो क्या गतिज ऊर्जा बढ़ रही है? क्योंकि ऊर्जा तो संरक्षित है, स्थितिज ऊर्जा घटती जा रही है, यानी प्लस से लेके 0 तक आ रही है स्थितिज ऊर्जा। तो ये जब दोनों गेंद अलग हो रही हैं तब तो हो सकता है, जब दोनों गेंद अलग हो रही हैं टक्कर के पश्चात। कहीं लिखा है बिलियार्ड गेंदों के प्रत्यास्थ संकट का वर्णन नहीं करेगा, 5 नहीं करेंगे, ये करेगा। तो टक्कर के पश्चात की ये स्थिति है, यानी जो ये टक्कर के पश्चात, टक्कर होने के बाद जब गेंद अलग हो रही हैं तब ऐसा हो रहा है, क्योंकि पहले बढ़ रही है ऊर्जा फिर घट रही है। तो इसका मतलब हो गया पूरा का पूरा 2r तक बना दिया इसने। तो 2r में यानी शुरू में जब r शून्य है, यानी टक्कर होकर दोनों के केंद्र मिले हुए हैं, फिर दूर जा रही हैं, तो ये है। देखिए यहाँ r शून्य हो गया ना, बात समझ में आ रही है, ये r शून्य हो गया देखो।
तो आर शून्य होने की तो कोई संभावना ही नहीं है, दोनों के केंद्र तो मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि उनमें साइज है, उनकी आकृति है, उनका आकार है। तो कुल मिला के यहाँ तक लागू कर लें अगर इसको, आर से 2r अलग होने पर है ये, और जब मिलेंगी दोनों तो ये ग्राफ इधर से चलेगा, पहले मिलेंगी फिर अलग हो जाएंगी। ठीक, तो कुल मिला के ये ग्राफ जो है 0 से 2r तक ये मान के चल रहे हैं कि केंद्र से अलग हो रही है, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब लेते हैं 30 नंबर का सवाल। कुल मिला के इस सवाल का उत्तर फंक्शन के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होता। ठीक, फंक्शन के अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ इसका उत्तर कैसा होता है। ये ग्राफ ऐसा होता है, प्रैक्टिकली ऐसा होता है ये ग्राफ। हाँ, ऐसा होता है ये ग्राफ, ये होता है सामान्यतः ग्राफ जो होता है अणुओं के बीच में दूरी प्रत्यास्थ टक्करों में, ये इस तरह का ग्राफ होता है। अब यहाँ पर ये चीज़ देखिए, ये जो चीज़ है ये देखो, ये घटा तो रखा है, इसने घटा रखा है इस चीज़ को, यहाँ पे इसने घटा तो रखा है, देखो जरा घटा रखा है, ये देखो ये घटा रहा है इसको यहाँ से, लेकिन ये यहाँ पे ले आया इस चीज़ को r0 पे, और ये इतना ग्राफ बना रखा है इसने। ठीक, अब आया 36, एक क्वेश्चन और ऐसे कर देते हैं। प्रश्न नंबर 36 में क्या है, जरा इसे भी देखते हैं। विराम अवस्था से किसी मुक्त न्यूट्रॉन के अक्षय पर विचार कीजिए। न्यूट्रॉन जो है विराम अवस्था से बदल जाता है प्रोटॉन में और एक इलेक्ट्रॉन में। ये प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर बदलता है इसे। प्रदर्शित कीजिए कि इस प्रकार के द्विपिंड अक्षय में नियत ऊर्जा का कोई इलेक्ट्रॉन अवश्य उत्सर्जित होना चाहिए, और इसलिए यदि किसी न्यूट्रॉन या किसी नाभिक के बीटा अक्षय में प्रेक्षित संतत ऊर्जा विकिरण का स्पष्टीकरण दे सकता है। हाँ ठीक है, ठीक है। इस अभ्यास का हल उन कई तर्कों में से एक है जिन्हें डब्ल्यू पॉली द्वारा बीटा अक्षय के उत्पादों में किसी तीसरे कण के अस्तित्व का पूर्वानुमान करने के लिए दिया गया है। यह कण न्यूट्रिनो के नाम से जाना जाता है। अब हम यह जानते हैं कि यह निजी परचक्रण इतने का कोई कण है, उदासीन है, द्रव्यमान रहित है, या इलेक्ट्रॉन या द्रव्यमान अत्यधिक कम है, ये सब चीज़ें हैं। और हाँ, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, एंटी न्यूट्रिनो। प्रदर्शित कीजिए कि इस प्रकार के द्विपिंड अक्षय से नियत ऊर्जा का कोई इलेक्ट्रॉन अवश्य उत्सर्जित होना चाहिए, इसलिए यह किसी न्यूट्रॉन या किसी नाभिक के बीटा अक्षय में प्रक्षेपित संतत ऊर्जा का स्पष्टीकरण नहीं दे सकता। विराम अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना चाहिए। ये तो क्रिया प्रतिक्रिया के अनुसार हम बता सकते हैं। देखो ये क्रिया प्रतिक्रिया के अनुसार है। मान लीजिए ये न्यूट्रॉन है, बिल्कुल सीधी सी बात है, और इसमें कोई परिवर्तन होता है, इसके अंदर कोई परिवर्तन होता है, और ये दो भागों में बट जाता है। कोई इधर जाता है, मान लीजिए कोई ए इधर जाता है, तो प्रतिक्रिया होगी तो दूसरा जरूर होगा कोई जो इधर जाएगा। ठीक, यानी मान लीजिए ये विस्फोट होता है, न्यूट्रॉन बदलता है, तो न्यूट्रॉन बदलेगा तो इसका मतलब होगा कि उसके अंदर कार्य हुआ, ऊर्जाओं में परिवर्तन हुआ। ऊर्जा में परिवर्तन हुआ तो संवेग संरक्षित होगा, एक क्रिया होगी, एक प्रतिक्रिया होगी। तो इसका मतलब होगा कि अगर कोई द्रव्यमान इसमें से निकलकर इधर को चलेगा तो दूसरा इधर को जरूर चलेगा। तो इसका मतलब होता है अगर किसी वस्तु में परिवर्तन होता, परिवर्तन होने से उसका रूप, उसकी अवस्था बदल जाती है, तो इसका मतलब कहता है कि वो दो चीज़ें ज़रूर होती हैं, कम से कम वो दो चीज़ें ज़रूर होती हैं, एक क्रिया होती है, एक प्रतिक्रिया होती है। तो क्रिया प्रतिक्रिया के आधार पर बताते हैं। बाकी जहाँ तक न्यूट्रॉन के बदलने का है, यहाँ एक कण होता है एंटी न्यूट्रिनो, हम इसे पढ़ेंगे 12वीं कक्षा में। ये होता है एंटी न्यूट्रिनो नाम का एक कण होता है, इसके बारे में ये बात कर रहा है। यहाँ पर निकलता है इलेक्ट्रॉन के साथ। एक ऊर्जा कण होता है, विकिरण ऊर्जा कण। अच्छा, होता ये सारा काम किस बात पर है? ये सारा काम होता है संवेग संरक्षण के अनुसार। विकिरण ऊर्जा कण ये होता है,
ठीक, क्योंकि ये मामला बिल्कुल विस्फोट के जैसा है, जब बम विस्फोट होता है। मान लीजिए न्यूट्रॉन बदलता है तो एक में नहीं बदलता, प्रोटॉन में नहीं बदलता। अब प्रोटॉन के साथ कुछ चीज़ निकलती है तो दो हो जाएंगे, तो एक क्रिया के रूप में प्रोटॉन को एक वेग मिलेगा, समवेग मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन को मिलेगा। ठीक, खैर ये बाद के दो सवाल थोड़े कंसेप्चुअल थे, चलिए देखते हैं।